नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के कोई नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है उसके लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब कुछ ही समय बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई है तो एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। आज का जो वीडियो है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन से संबंधित है। यदि आपकी तैयारी हो गई तो वीडियो को एक बार लगा के ज़रूर देखिए, ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आपसे आसानी से बन जाए। देखिए, कल मैं रास्ते में जा रहा था तो अचानक मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया। इस प्रकार के बोर्ड को आपको भी ध्यान देना चाहिए, जो कि सरकार के बहुत से योजनाओं से संबंधित होता है। देखिए, इस बोर्ड में बताया गया है 5 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का ऐतिहासिक लक्ष्य और 24 लाख किसान। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दिया है कि 2485 केंद्र। तो इसको याद रखिए कि 2485 केंद्र है वो धान खरीदी से संबंधित है। इस प्रकार के बोर्ड को आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको बिल्कुल याद रखिए। इस टाइप के बोर्ड अगर आपको कहीं भी दिख जाते हैं तो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें जनरल अवेयरनेस से प्रश्न ज़रूर होते हैं, तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। और एक और बोर्ड मुझे दिखाई दिया जो कि ये श्री धन्वंतरी योजना से संबंधित था। देखिए, धन्वंतरी योजना जो है मेडिकल और सस्ती दवाइयों से संबंधित है। तो इस प्रकार के भी जो बोर्ड है आपको ध्यान देने चाहिए, जो कि एग्ज़ाम पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें देखिए 169 शहरों में जो मेडिकल की व्यवस्था की गई उसके बारे में बताया गया है, और इसमें 50 से 70% जो दवाएँ हैं वो आपको सस्ते दामों में मिल जाती हैं। बढ़ते हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम से संबंधित है, उसको बिल्कुल देख लीजिए और आप रिवाइज भी कर लीजिए कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो विटामिन सी का है वो स्कर्विक एसिड नाम है। इससे संबंधित जो है स्कर्विया रोग होता है। तो ये याद रखेंगे कि इसका जो ऑप्शन सी है वो एकदम सही होगा, ऑप्शन सी। और इसका जो आगे है अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं विटामिन, एक जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो उसके बारे में आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है ए और सी, ऑप्शन बी है बी और डी, ऑप्शन सी है ए और सी, और ऑप्शन डी। देखिए, मैंने आपको बताया था जो जल में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और सी है, और जो जितने भी विटामिन बच जाते हैं वो वसा में घुलनशील है। तो इसमें कहीं पर बी और सी नहीं दिया है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो एकदम सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके आगे हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सूर्य से शरीर में निर्मित होने वाला विटामिन कौन सा है। देखिए, एक चीज़ याद रखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में जो विटामिन होता है वो निर्मित होता है, ना कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। हमारे शरीर खुद विटामिन डी का निर्माण करता है, जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जो विटामिन है उसको हम देखेंगे। विटामिन ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है विटामिन डी, और यहाँ पे ऑप्शन डी है प्रोटीन। देखिए, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी में कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारा शरीर विटामिन डी निर्मित करता है, कैल्शियम जो है हमको बाहर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। और अगला जो प्रश्न है, शरीर का निर्माणात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित होता है। देखिए, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बताया था कि हमारे शरीर के लिए जो निर्माणात्मक जो कार्य है वो प्रोटीन करता है। ठीक है, तो प्रोटीन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, बच्चों में होने वाला पेलाग्रा रोग। देखिए, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि पेलाग्रा रोग किससे संबंधित है। तो इसको कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि बच्चों में होने वाला पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन B5, ऑप्शन बी है सी और विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन ए है विटामिन ए। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएंगे कि कौन से विटामिन की कमी के कारण बच्चों में पेलाग्रा रोग देखा जाता है। ठीक, और इसमें जो अगला जो है, बच्चों में होने वाले रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है। विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में बनता है, जो कि हड्डियों से संबंधित जो जितने भी विकार होते हैं वो विटामिन डी की कमी से पूरा हो जाता है। जो रिकेट्स रोग वो हड्डियों से संबंधित है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, एनीमिया
किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए यहाँ पे मैंने विटामिन प्रिंटिंग मिस्टेक छूट गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे। तो एनीमिया विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से होता है। तो यहाँ पे दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन होता है तो अपन उसको लगाते। यहाँ पे ऑप्शन में विटामिन B12 है तो हम इसको लेंगे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया देखा जाता है, हमारे या बच्चों किसी के भी शरीर में। त्वचा संबंधी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में ये क्लियर किया था कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको लेंगे। त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं, खासकर ठंडी में हम देखते हैं कि हमारे स्किन जो है फटते रहता है या फिर किसी को चर्म रोग रहता है, तो विटामिन जो B है उससे संबंधित जितने भी विटामिन है वो चर्म संबंधी रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही होगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगला जो प्रश्न है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स निम्नलिखित में से कौन सा है। देखना ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों अधिक मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि आप इंग्लिश का सहारा ले लेंगे। कहाँ पे क्या है, क्योंकि हिंदी में भी कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो और ख़ासकर व्यापम जो है इंग्लिश का जो प्रश्न होता है उसको मानता है, ना कि हिंदी के प्रश्न को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, अल्प पोषक तत्व कौन से नहीं है। देखिए यहाँ पे कई लोग फंसते हैं ना, कौन से हैं और कौन से नहीं। आदमी क्या है, शुरू के प्रश्न पढ़ लेता है कि अल्प पोषक तत्व, यहाँ तक पढ़ता है डायरेक्ट ऑप्शन को देखने लगता है। कई बार क्या है, नहीं को इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अल्प पोषक तत्व नहीं है आयरन, आयोडीन, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट। तो आयरन भी है अल्प पोषक तत्व, तो आयोडीन भी है अल्प पोषक तत्व, मैग्नीज भी अल्प पोषक तत्व है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, यानी अधिक हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम लेंगे। जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम, दरअसल यहाँ पे थायमिन, और बाकी ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपको। तो जो भी ऑप्शन है इसमें क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन बी को ही लिया जाएगा कि थायमिन, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। अगला जो प्रश्न है, अल्प पोषक तत्व कौन से हैं। देखिए अभी ऊपर हम पढ़ी है कि अल्प पोषक तत्व कौन से, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है अल्प पोषक तत्व में आएंगे। आगे जो है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है। खट्टे फलों में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। देखिए तो विटामिन सी जो है खट्टे फल में उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पे ट्रिकी भी क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान देंगे। कोबाल्ट की उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में होती है। पुरानी वीडियो आप नहीं देखें तो उसको जाके देख लेंगे कि कोबाल्ट की उपस्थिति किस में होती है। तो विटामिन 12 या विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है। देखिए इसको मैंने शायद पिछली वीडियो में नहीं बताया है तो इसको यहाँ पे ही नोट कर लेंगे। तो विटामिन ए का जो भंडारण है वो लीवर में होता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि लीवर में होता है। अगला जो प्रश्न है, विटामिन ए का स्रोत क्या है। देखिए विटामिन ए, उसका रासायनिक नाम के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि रेटिनॉल, रेटिना से संबंधित यानी आँख से संबंधित है। और सर्वाधिक जो विटामिन है वो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान देंगे कि विटामिन ए जो है ऑप्शन नंबर ए गाजर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से संरचनात्मक पदार्थ है। तो मैंने सबसे पहला प्रश्न जो बताया था वो भी वहाँ पे और यहाँ पर भी। तो जो रक्षात्मक पदार्थ है उसको विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो प्रोटीन को ही हम रक्षात्मक पदार्थ में लेंगे कि जो हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो होता है प्रोटीन होता है। अगला जो है, अगला प्रश्न, शरीर में वसा का जमाव कहाँ होता है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है पेपर में। तो वसा का जमाव सामान्यतः सब लोग त्वचा के नीचे वाले ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, लेकिन ऊतकों जो टिश्यूज हैं उसमें वसा का जमाव होता है। ये सबसे सही आंसर। अगर ऑप्शन ए अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखता ऊतक तो आप त्वचा के नीचे लगाएंगे, नहीं तो इनमें से कोई नहीं में लगा देंगे। अगर ऊतक है तो ऊतक में लगाएंगे, नहीं तो नहीं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से प्रोटीन नहीं पाया जाता है। देखिए ये जो प्रश्न है इसको ध्यान देंगे कि दाल, चना, चावल, तिलहन, चावल में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक होता है तो चावल को यहाँ पे लेंगे। देखिए तिलहन में तेल के अलावा भी
प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे मूंगफली, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है। सर्वाधिक प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में होता है? दूध, सोयाबीन, चावल, दलहन। देखिए लगभग 42% के आसपास जो प्रोटीन है वो क्या बोलते हैं, सोयाबीन में पाया जाता है। तो सोयाबीन जो ऑप्शन नंबर बी है उसको लेंगे यहाँ पे, और बाकी जो है वो सब में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है, रक्त में उपस्थित होता है, बाल में उपस्थित होता है, अंडे की सफेदी में उपस्थित होता है। तो अल्फा कैरोटीन, इसको मैंने शायद पिछले वीडियो में नहीं बताया। देखिए एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कुछ कुछ जो छूट गया रहता है उसको आदमी ले लेता है। तो एमसीक्यूज को भी आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि इसमें भी डिटेल आदमी बताते रहते हैं। अल्फा कैरोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें एकदम सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, जैविक क्रियाओं में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी एंजाइम। तो ऑप्शन डी इसमें आएगा एंजाइम। देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में क्या माना जाता है? शरीर का निर्माणात्मक जो हिस्सा है वो प्रोटीन से बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो प्रोटीन से ही शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है, लंबे समय तक काम करने पर मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। देखिए ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने के कारण, थक जाने के कारण, ग्लूकोज की आपूर्ति के कारण। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ग्लूकोज की आपूर्ति और लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण, ये दोनों ऑप्शन सही है। इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि जो ऑप्शन है अगर पेपर में रहेगा तो क्या बोलते हैं आप, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसको सही करेंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण हमारे शरीर में थकान महसूस होने लगती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है? तो ये इसका ऑप्शन डी है, 20 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। अगला जो है, एथलीट को जल्दी एवं अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो पहला, सांस लेने की आवश्यकता है। सेल्यूलोज से क्या आवश्यकता पड़ती है? ग्लूकोज की या प्रोटीन से? तो इसको याद रखेंगे कि ग्लूकोज से हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है, तो एथलीट को है जल्दी ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज ही दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपना भोजन कौन बनाता है? ऑप्शन ए है महिलाएं, ऑप्शन बी है पौधे, ऑप्शन सी यूग्लिना, ऑप्शन डी है बी और सी बोथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों आएंगे। देखिए कहीं आप ये सोच के मत मार दीजिएगा कि महिला और बाल विकास का पढ़ रहे हैं तो जो महिलाएं हैं वो अपना भोजन बनाती हैं, तो आप पता चला ऑप्शन आगे पढ़ना ही नहीं है, सीधा महिलाएं को ऑप्शन लगा दिए। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पूर्णतः संग्रहित होता है, इसको ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो कार्बोहाइड्रेट है उपयोग के बाद किस रूप में संग्रहित होता है, ऐसा होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूजन लोगों को रहेगा। लोग सोचते हैं कि वसा या फैट के रूप में संचित होता है, लेकिन वसा के रूप में संचित नहीं होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ऑप्शन नंबर डी को इसमें लेंगे कि ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं हमारे शरीर में। अगला जो प्रश्न है, पोषण के लिए अनिवार्य है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये डिटेल से हमने चर्चा कर लिया। रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन प्रोटीन, विटामिन डी। तो यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं कि विटामिन के रक्त के थक्का जमने के लिए सही है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें आएगा। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक एवं तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए सर्वाधिक और तुरंत प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी नहीं आएगा, इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें सर्वाधिक एवं तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो हमने पहले ही बताया कि विटामिन बी और सी, या बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है
जल में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। तो ये मैंने जस्ट 1 मिनट पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। कौन सा भोज्य पदार्थ या भोजन का समायोजन अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए कच्ची मछली एवं मांस, बी अंडे, ऑप्शन सी है दाल एवं भूरा चावल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखिए इसमें उपरोक्त सभी, इसलिए उपरोक्त सभी को ऑप्शन में लिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। देखिए ये प्रश्न को मैं बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि कुछ जो है मेन वीडियो में अगर नहीं बताया जाता है वो एमसीक्यूज वाले प्रश्न में डिटेल से बता दिया जाता है। तो आप अगर इसको भी स्किप करके देखेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक को अगर उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है तो उसको एमसीक्यूज में डिटेल से बता दिया जाता है। मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है इसको आप स्किप करके ना देखें तो इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अपोषणीय पदार्थ जो हैं दरअसल क्या है, जो बच्चे या महिलाएं होते हैं उनको उनके भोजन से अगर बराबर फूड और पोषण नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें क्या करते हैं हम, जो एडेड जो प्रिजर्वेटिव और फूड हैं उनको अलग से उनको मिला करके दिया जाता है, जिसके कारण उनकी जो पोषण की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। आपने टीवी एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा, अगर कोई फूड प्रोडक्ट है उसको पोषण के लिए अगर बताया जा रहा है तो उसमें हमेशा ये वर्ड उपयोग हुआ कि एडेड प्रिजर्वेटिव एंड एडेड फूड। तो इसमें जो ऑप्शन ये है एडेड, जो पहला ऑप्शन है एडिड फूड, तो यहाँ पे दरअसल टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन बी फूड सप्लीमेंट है, ऑप्शन सी स्ट्रीट फूड है, और जो भी ऑप्शन इसमें बाकी ऑप्शन गलत है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए जो भोजन का अध्ययन हमारे शरीर में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। ये प्रश्न प्रीवियस जो पेपर हुए उसमें पूछा गया, इसलिए उठा करके इसमें मैंने डाला है। तो इसमें ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी खाद्य विज्ञान, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी स्वच्छता। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी पोषण आएगा, दरअसल खाद्य विज्ञान कई लोग इसमें ले लेंगे, तो खाद्य विज्ञान इसमें नहीं है, क्योंकि खाद्य विज्ञान एक अलग शाखा है जिसमें हम खाद्य के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो इसमें शरीर के बारे में पूछा गया तो पोषण जो है वो ऑप्शन सी एकदम सही होगा। आगे जो प्रश्न है, बच्चों के शरीर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो हम पोषण के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो पोषण ही आएगा। निद्रा, आराम, स्वच्छता, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो पोषण ही आएगा। पोषण जो रहेगा ऑप्शन सी एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो इसमें देखिए पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, वो होता है छोटी आंत में, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसमें इंग्लिश में भी कुछ वर्ड आपको बताते होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है मुंह। तो देखिए मुंह में क्या होता है, भोजन का छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है दांत और जीभ के द्वारा। अगला है अमाशय। अमाशय में क्या है, उसमें बहुत सारे एंजाइम मिलाए जाते हैं। छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है, क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी माइक्रोविलाई बोलते हैं लाइक संरचना होती है, तो उसमें जो भोजन का अवशोषण सर्वाधिक होता है। ऑप्शन डी बड़ी आंत। देखिए ये इससे भी एक प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक पानी का अवशोषण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो सर्वाधिक पानी का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है सामान्यतः। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है कि हमारे शरीर में पानी का सर्वाधिक अवशोषण भोजन से कहाँ होता है, तो वो बड़ी आंत आएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे, पोषण क्या है? अगला प्रश्न है, देखिए इसमें जो है लगभग सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन सर्वाधिक जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है। इसको आप पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा आपको कि किस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। अगर उपरोक्त सभी होता तो उपरोक्त सभी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा सही है। अगला जो प्रश्न उसको हम देखेंगे, देखिए पोषक तत्व का धारण सर्वाधिक जो होता है वो किस अवस्था में होता है? दरअसल यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पोषण तत्वों का जो धारण है वो सर्वाधिक किस अवस्था में होता है? तो देखिए पहला जो ऑप्शन है दबाव द्वारा पकाने में, ऑप्शन बी है भुनने में, ऑप्शन सी उबले हुए में, और ऑप्शन डी है तलने में। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो एकदम सही है, उबले हुए खाने में सर्वाधिक पोषण जो है मौजूद होता है। देखिए दबाव में पकाने में या भुनने में या तलने में, इसमें ऐसा होता है कि जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है।
तो सामान्यतः उबले हुए खाने में सर्वाधिक जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर उतना खराब नहीं होता और सर्वाधिक जो धारण करने की क्षमता होती है पोषक तत्वों के उबले हुए खाने में होती है। नॉर्मली जो डाइजेस्ट होता है वो उबले हुए खाने बहुत जल्दी होते हैं और जितने भी डाइटिशियन होते हैं वो उबले हुए खाने के लिए ज़्यादा सलाह देते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखेंगे, भोजन में गैर पोषणीय घटक कौन से हैं? तो भोजन में जो गैर पोषणीय घटक है वो रेसे, जलवर्ण और यौगिक ये सभी हैं। दरअसल ये हमारे शरीर को पोषण नहीं देते लेकिन पोषण में मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट पोषण नहीं देते। रेसे, जलवर्ण, यौगिक ये सारी चीज़ें क्या है, भोजन में अपोषणीय घटक है। आगे देखेंगे, भोजन शरीर में कौन सा कार्य करता है? देखिए, जो भोजन हमारे शरीर में प्रत्येक अंग को क्रिया करने के लिए शक्ति भी देता है, जो हमारे शरीर है उसका पुनर्निर्माण में भी कार्य करता है, जो हमारे शरीर है उसको रक्षात्मक शक्ति भी प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी है वो एकदम सही होगा कि ऑप्शन डी ये सारे कार्य करते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में जो कार्य करते हैं, भोजन ऊर्जा भी प्रदान करता है, सारी चीज़ें प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न उसको हम देखेंगे, 5 खाद्य पदार्थ समूह पद्धति क्या है? देखिए, शुरू में ही मैं जब पिछले वीडियो में आपको बता रहा था तो हमारे शरीर में जो सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो पोषक पदार्थ वो प्रोटीन, वसा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज लवण है। तो इसको हम पंच खाद्य समूह पद्धति में रखते हैं। इतना बिल्कुल आपको ध्यान रहना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप MCQs लगा रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो बिल्कुल जा करके देख लें, क्योंकि जितने भी उसमें टॉपिक हैं वो अगर आप पहले देख चुके हैं तो MCQs आपसे आसानी से बन जाएंगे। आगे जो प्रश्न उसको हम देखेंगे, जो पोषण की जो स्थिति का वर्गीकरण है उसे किस रूप में किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है अच्छी और बुरी, ऑप्शन बी है कुपोषित और अतिपोषित, ऑप्शन सी है अपर्याप्त और अतिपोषण, ऑप्शन डी है अनुकूल और अल्पतम। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो सकता था अगर वहाँ पर कुपोषित और सुपोषित होता तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। और जो अनुकूल और अल्पतम पोषण है वह पोषण का वर्गीकरण का स्थिति है। इसमें आप इंग्लिश वाला भी ले सकते हैं, तो आप खासकर इंग्लिश वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा ध्यान दें अगर व्यापम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर निम्नलिखित जो पोषक पदार्थ की कमी संबंधी पर विचार का उच्च बोध है। दरअसल यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, मैंने गलत टाइप कर दिया है। भारत में जो विभिन्न रोग होते हैं वो निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जो विभिन्न रोग है वो घेंघा रोग भी है, रतौंधी भी है, खून की कमी, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही आएगा। जो भारत में ये सारे जो रोग हैं वो अपना पैर पसारे हुए हैं, जिसके लिए विभिन्न पोषण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में PIM का कारण है? ऑप्शन ए मातृ कुपोषण, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी यह आहार और प्रोटीन के उच्चतम पर्याप्त स्रोत की कमी का परिणाम है, ऑप्शन डी गलत स्तनपान। देखिए, इसका जो उत्तर है आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेगा, तो आप अगर प्रीवियस वीडियो देख डाले हैं तो आप ये जो है इसका कमेंट सेक्शन में मेरे को जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुपोषण जो है मानव शरीर में कौन कौन से प्रभाव डालता है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रतिजैविक निर्माण में, ऑप्शन बी फैगोसाइटोसिस के निर्माण में प्रक्रिया में, ऑप्शन सी ऊतक खंडन में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा उपरोक्त सभी। प्रतिजैविक निर्माण में प्रभाव डालता है फैगोसाइटोसिस में भी, और ऊतक खंडन में ऊतक का बनना, और उपरोक्त सभी। अगला जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे, भारत में पोषक तत्वों की कमी से संवर्धन के रूप में पाई जाने वाली बीमारियां कौन सी है? तो देखिए, इसमें हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण ही संवर्धन के रूप में जो पाई जाने वाली बीमारी है वही है। कैल्शियम की कमी नहीं है, फास्फोरस की कमी नहीं, विटामिन सी की कमी नहीं है। अगला जो प्रश्न उसको हम ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न है, भोजन एवं प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होता है घेंघा रोग, बेरीबेरी, स्कर्विया, मरासमस। तो देखिए, मरासमस जो रोग है वो कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है, स्कर्विया जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण, बेरीबेरी रोग, घेंघा रोग ये विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसमें मरासमस रोग जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला जो प्रश्न है, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। तो देखिए, उच्च प्रोटीन आहार कुपोषित बच्चों को दिया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है कुपोषण में। अगला जो प्रश्न है, मरासमस रोग होता है, देखिए इससे पहले हमने जस्ट चर्चा की है, तो प्रोटीन की कमी के कारण मरासमस रोग होता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला जो प्रश्न है, क्वाशियोरका रोग। देखिए, जितने भी रोग हैं इसमें जो इंक्लूड किया गया है वो लगभग सारे प्रोटीन की कमी के कारण है, तो इसमें जो ऑप्शन है प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरका होता है। अगला जो प्रश्न है, मरासमस की बीमारी होती है
तो इसको अगर आपने प्रीवियस वीडियो में ध्यान दिया होगा तो जो 6 माह के बच्चे हैं उनमें मरासमस रोग देखा जाता है। तो इस समय बहुत ज़्यादा मरासमस रोग फैलने की संभावना होती है। अगला जो प्रश्न है, वास्टिंग बच्चों में किस कारण से होता है? तो वास्टिंग अगर आप देखे होंगे, जो हाइट का कम बढ़ना है उसको वास्टिंग कहते हैं। तो वास्टिंग प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो आपको बहुत सारे टर्म्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, महिलाओं में कुपोषण के कारण है, तो उपरोक्त सभी आएगा क्योंकि 20 वर्ष से पहले गर्भधारण भी कमी है कुपोषण का। किशोरियों की अपर्याप्त देखरेख भी महिलाओं में कुपोषण का बहुत बड़ा कारण है। प्रसव के बाद देखरेख ना होना भी महिलाओं में कुपोषण का बहुत बड़ा कारण है। तो अगला जो प्रश्न है, जन्म के समय शिशु का नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए? अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे तो ये आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन सी इसका सही है। 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg के बीच जन्म के समय बच्चों का जो वेट है वो उतना होना चाहिए, नहीं तो वो कुपोषण की श्रेणी या सुपोषण की श्रेणी में रखे जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, वजन से होने वाली मानसिक बढ़ोतरी में जन्म में 6 माह तक लगभग ग्राम जो प्रति माह है वो बच्चों के कितना वजन बढ़ना चाहिए? ये प्रश्न इसमें पूछा गया है। 50 से 800 ग्राम, ऑप्शन ए जो है वो सही है। 500 से 800 ग्राम के बीच में अगर बच्चों का वजन बढ़ता है शुरुआत के 6 महीने में तो इसको बेस्ट माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है, MUAC, दरअसल ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये जो है MUAC में टेप में लाल रंग का लेवल क्या बतलाता है? देखिए, ये मैंने पिछली वीडियो में इंक्लूड नहीं किया था तो ये मेरे से गलती से छूट गया था। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे कि आपसे कोई भी प्रश्न ना बने। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जो नीचे आ रहा है उसको आप दबा दीजिए, जिससे आपसे प्रश्न बनने में कोई गलती नहीं होगी। हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे प्रश्न का उत्तर बनाने में। MUAC देखिए MUAC जो टेप है इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। वृद्धि निगरानी का जो मानक है वो एक टेप होता है जिसे हम बोलते हैं MUAC टेप, जिसका फुल फॉर्म है मिड अपर आर्म सर्किल रेट। बच्चों को कुपोषण का जो नाप है वो इस टेप के माध्यम से लिया जाता है। इस तरह का जो टेप होता है वो किसी भी बच्चे जो कुपोषण या सुपोषण से संबंधित है तो उन बच्चे को जो बाईं भुजा है, सीधी भुजा या राइट हैंड, उसका जो कोहनी होता है, कोहनी से लेकर कंधे के बीच, यानी जो एल्बो होता है, एल्बो से कंधे के बीच में उस टेप को बांध करके गोलाई में उसमें नाप लिया जाता है। तो जो टेप होता है उसमें जो विभिन्न प्रकार की पट्टियां होती है, जैसे हरी पट्टी, पीली पट्टी, लाल या नारंगी कलर की पट्टी, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा कुपोषण का शिकार है या सुपोषण का या फिर अल्प पोषण का या स्वस्थ है। तो सामान्यतः ये जो टेप है वो 6 महीने से लेकर के 49 महीने तक की उम्र के बच्चों के लिए प्रभावी है। देखिए 49 महीने कहने का मतलब लगभग 5 साल, ठीक है। तो 5 साल के बच्चों के लिए ये प्रभावकारी है। तो इसमें प्रत्येक रंग के एक अलग अलग मायने होते हैं। इसमें 3 कलर होते हैं, हरी पट्टी का कलर, पीली पट्टी का कलर, लाल रंग की पट्टी का कलर। तो देखिए, हरा, पीला और लाल रंग में विभाजित टेप में प्रत्येक रंग के अपने एक अलग मायने होते हैं। कुपोषण 3 चरणों में वेट, हाइट और टेप से नापा जाता है। जो ये टेप है उसमें लाल रंग अति कुपोषण यानी खतरे का लेवल होता है। तो देखिए, हरी पट्टी जो है सामान्य है, पीली पट्टी जो है कम वजन के मध्यम कुपोषित बच्चों को रखा जाता है और लाल रंग की पट्टी में अत्यधिक कम वजन वाले गंभीर कुपोषित बच्चों को रखा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप एक ही बार में समझ होंगे कि लाल रंग का जो है वो अति कुपोषण को दर्शाता है। देखिए, हमने जो इस वीडियो में सारे MCQs लगा लिए हैं और अगली जो वीडियो है उसमें हम अगले टॉपिक को देखेंगे और उसके सारे MCQs लगा लेंगे। देखिए, जो संभावित प्रश्न है ये पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है और जितने भी इसमें प्रीवियस पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। ये जो प्रश्न है इसका आप कंफ्यूज होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और जो भी रहेगा मैं इसको आगे आपको बताते जाऊँगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।